सिक्स सेवन्थ एट्थ में हम लोग जो है चटाई में बैठ के पढ़ाई किया है। जो भी अधिकारी इस समय कार्यरत हैं उनके पास सबसे बड़ी चुनौतियां विकास की हैं। मुझे 2014 में मैती सम्मान से भी नवाजा गया। नमस्कार, न्यूज़ नेत्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे बीच में है एक तेज तर्रार युवा प्रशासनिक अधिकारी जो कि 2014 PCS टॉपर रहे हैं और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कई तहसीलों में अपनी प्रशासनिक सेवाएं दे चुके हैं, एक उप जिला अधिकारी के रूप में, और इससे पूर्व वे एक आदर्श शिक्षक के रूप में भी अपनी एक पारी खेल चुके हैं और एक आदर्श शिक्षक के रूप में भी वो हमेशा चर्चित रहे हैं। उन्होंने कई युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है और वर्तमान में इस समय वे डोईवाला तहसील में कार्यरत हैं। श्री शैलेंद्र नेगी जी हमारे न्यूज़ नेत्रा स्टूडियो में हैं। शैलेंद्र जी, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि आपकी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है वो कहाँ से है और आपका बचपन किन परिस्थिति में गुजरा? हाँ, मैं जो है जिला पौड़ी गढ़वाल के रिखनीखाल ब्लॉक का निवासी हूँ और वहाँ मेरा गांव चुरानी है और सरकारी विद्यालयों में हमने अध्ययन किया। 94 में मैंने लगभग जो है इंटर किया है। तो 87-88 से लेकर के 94 तक परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी पहाड़ों में। सिक्स सेवन्थ एट्थ में हम लोग जो है चटाई में बैठ के पढ़ाई किया है। तो इस तरीके से हमने उन परिस्थितियों में जा कर के अपनी पढ़ाई की है और आगे मैंने जो अपनी हायर एजुकेशन थी वो कोटद्वार में और फिर बाद में DB कॉलेज देहरादून से ली है। एक आदर्श शिक्षक के रूप में युवाओं के लिए आपकी कोई याद है? मुझे याद है कि कुछ बहुत अच्छी महत्वपूर्ण यादों में मुझे लगता है कि जब मैं 2003 से 2005 तक मैं LT में टीचर रहा नरेंद्र नगर ब्लॉक में, तो वहाँ जब हम रहे तो हमने वहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर पढ़ने की ललक है, लगन है, लेकिन वो बहुत दूर दराज गाँव से आते हैं। हमने उनको सपोर्ट किया। वो बहुत अच्छी उन्होंने मतलब जो है समझो आपकी अच्छी परसेंटेज के साथ उन्होंने 10वीं किया, फिर 11वीं 12वीं किया। यह जो प्रशासनिक सेवा में आप आए तो क्या आप शिक्षा जो क्षेत्र से आप संतुष्ट नहीं थे? लगभग 2007 की बात होगी। यहाँ पर मैं देहरादून में पोस्टेड था और यहाँ क्या हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान में मेरे पास शहरों की जिम्मेदारी थी। अच्छा। और शहरों की जिम्मेदारी होते समय कुछ एजुकेशन गारंटी सेंटर्स चल रहे थे और कुछ वैकल्पिक शिक्षा केंद्र चल रहे थे मलिन बस्तियों में गरीब से बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षा से वंचित हैं। ऐसा करते करते कुछ मैंने ऐसा काम किया कि कल्याण सिंह रावत जी जो मैती आंदोलन के हैं वो भी वहाँ जिला समन्वय थे। तो फिर हम लोगों ने मलिन बस्तियों का सर्वे किया, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, ये सब किया। तो वो डेटा निकाल के लाए। उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पर जिसमें हमने उसको वाउचर स्कीम नाम दिया पहले, बाद में उसका नाम पहल योजना हुआ। जो राज्य परियोजना निदेशक महोदय थी डॉक्टर भूपिंदर कौर औलख मैडम, उनको बहुत अच्छा लगा ये। उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा यूनिक आइडिया है और इस पर काम करना चाहिए। वो वहाँ से एक थोड़ा समय इस दिशा में आया। फिर दूसरा एक EGS सेंटर थे, कुछ EGS सेंटर NGOज और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे थे। उनका मैंने निरीक्षण किया तो उनमें कुछ मैंने त्रुटि पाई। त्रुटि पाने के बाद मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे देहरादून के डॉक्टर राकेश कुमार सर, उनसे हम मिले तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा तुम जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करो। वहाँ से भी प्रेरणा मिली। औलख मैडम ने भी प्रेरित किया। मैदानी क्षेत्रों में भी आपने सेवाएं दी और पर्वतीय क्षेत्रों में भी। आपको दोनों में क्या अंतर लगता है कि अधिकारी के रूप में क्या चैलेंजेस हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो भी अधिकारी इस समय कार्यरत हैं उनके पास सबसे बड़ी चुनौतियाँ विकास की हैं। जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास का है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाना है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, वो सबसे बड़ी चुनौती है। जबकि हम मैदानी क्षेत्रों में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे राजस्व विभाग के अधिकारियों में भूमि संबंधी प्रकरण बहुत ज़्यादा है और लैंड फ्रॉड के केसेस इतने ज़्यादा हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी समस्या क्या है क्या नहीं है वो बहुत तह तक जाने पर ही सच पता चलता है और उसका मतलब क्रियान्वयन भी बहुत कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारी रूलिंग होती है। यहाँ पर कानून व्यवस्था का भी मुद्दा है। आपने एक YouTube चैनल भी शुरू किया था। हाँ। लोगों को जागरूक करने को लेकर। मैंने YouTube चैनल जो है भूमि पाठशाला के नाम से शुरू भी किया है, बहुत चर्चित हुआ है और उसमें मैं लगातार इस संबंध में लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और उनका जो गंभीर मुद्दे हैं, छोटी छोटी बातें हैं,
उनको उनके सामने रख रहा हूँ। जैसे लोगों को पता ही नहीं कि खतौनी क्या होती है, खसरा क्या है, सजरा क्या है, किसी का नाम यदि खतौनी में चढ़ना है तो क्या प्रक्रिया है, दाखिल खारिज कैसे होता है, जैसे कि किसी का नाम यदि खतौनी में गलत चढ़ गया तो कैसे करेक्शन होगा, जैसे लोगों के पुराने विरासतन ज़मीन आ रखी है उनमें कुर्रे बनने हैं, उनकी प्रक्रिया कैसे होगी, यदि हम भूमि को अदला बदली करना चाहते हैं, विनिमय एक्सचेंज करना चाहते हैं, सटवारा बोलते हैं जिसको, वो कैसे होगा, जैसे किसी का बहुत सारे लंबे समय से कब्जा है, वो अपना भूमिधरी उसको बनना चाहता है, वो कैसे होगा, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपके जो कोर्ट में कई लोग आते हैं अपना विवाह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आप उनसे जो है अनिवार्य रूप से जो है एक वृक्षारोपण अवश्य करवाते हैं। एक पहाड़ी का जो है पर्यावरण से बहुत लगाव होता है, दूसरा बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन हुए हैं जिनको हमने पुस्तकों में पढ़ा, वो संस्कार भी हम लोगों के अंदर आए, चाहे चिपको के हैं, चाहे मैती है, चाहे अन्य आंदोलन जो भी समय समय पर हुए, वो सब हम लोगों के अंदर है। फिर मैं जब सर्व शिक्षा अभियान में रहा तो कल्याण सिंह रावत जी जो मैती आंदोलन के प्रणेता उनके बहुत नज़दीक रहा। मुझे 2014 में मैती सम्मान से भी नवाजा गया, और अभी जो जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है पर्यावरण के संबंध में, पेड़ों के संबंध में, तो बढ़ चढ़ कर मैं भाग लेता हूँ। कम से कम यदि मैं पेड़ गिनूँ तो टोटल मिला करके मेरे पेड़ लगाए हुए कम से कम, और या मेरी प्रेरणा से लगाए हुए करीबन 1000 हो गए होंगे पेड़। अच्छा। 1000 पेड़ हो गए। इस समय शादियों पे बहुत बड़ा मुद्दा लव जिहाद का बन रहा है और इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती हैं, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? जो इधर हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पंजाब साइड के लोग हैं वो शादी करने हमारे यहाँ आ रहे हैं, बड़ी उसमें आ रहे थे। ये वहाँ जब मैं बड़कोट और पुरला था तो ये बड़ी संख्या में ये लोग आ रहे थे, और उसमें ये भी देखा गया कि वो उम्र में ज़्यादा होते थे और लड़कियां कम एज की होती थी। तो एक बार मुझे खबर मिली कि एलआई के द्वारा कि साहब फलां गाँव में ऐसी शादी हो रही है और ऐसा मामला है। हाँ, बाद में हमने उनको जो है मुकदमा भी दर्ज करवाया क्योंकि वो कम उम्र की लड़की थी। बाद में उसके प्रमाण पत्र चेक करवाए, स्कूल से कई मामला देखा गया और पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की, तो करीबन 8-9 लोगों पर उस दौरान हमने ये मामला बनाया था। जो नशे की जो प्रवृत्ति युवाओं में जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मैं तो देख रहा हूँ कॉलेज के बच्चे भी सिगरेट पीने लगे हैं, शराब पीने लगे हैं, इस बुराई को किस रूप में देखते हैं और इसके लिए क्या आप युवाओं को क्या सुझाव देते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं जोशीमठ में एसडीएम था तो वहाँ पर कच्ची शराब के विरुद्ध मैंने विशेष उस अभियान छेड़ा। अच्छा। और कम से कम मुझे याद आता है कि 5-6 लोगों को तो मैंने मुकदमा करके जेल भी भिजवाया। अच्छा। और न जाने कितने 100 लीटर कच्ची शराब है वो नष्ट करवाई। उसके बाद मैं जब उत्तरकाशी आया तो उत्तरकाशी में महिला मंगल दल की कुछ महिलाएं मेरे पास आई। जब उन्होंने देखा कि मैं इस तरीके के विचार जगह जगह रखता हूँ, स्कूल कॉलेजों में, गाँव में विचार रखता हूँ, तो उनको लगा यार ये आदमी इंटरेस्ट ले रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। तो आई मेरे पास कि साहब हमारे गाँव में तो कच्ची बनती है, फलां बनाता है, ये बनाता है, और हमारे पति पीते हैं और हम तो बहुत परेशान हैं। फिर हमने छापामारी अभियान चलाया और मैं ये मानता हूँ कि ये कंटिन्यूशन प्रोसेस में 2-3-4 साल हो जाए तो क्या होगा कि ये समाप्ति हो जाएगा। बिल्कुल। और ज़रूरी भी है। साहित्य और कला के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण रहा है? मैं कवि तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना गद्य में लिखता हूँ। मैं संस्मरण आपने देखा होगा, और मैं ये संस्मरण मैं अपने फेसबुक के माध्यम से, अपने उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मतलब जो है मित्रों को भेजता हूँ। और अभी मेरे 4-5 संस्मरण जो है निकले हैं जिनको कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो मुझे लगता है कि मैं ये कंटिन्यू करूँगा और फ्यूचर में एक पुस्तिका भी बनाने का मेरा विचार है। इस समय मूल निवास और स्थायी निवास एक पहेली सी बनी हुई है और बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि इसमें अंतर क्या है और हमारे उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनके लिए क्या ज़्यादा फायदेमंद है? देखो जी, ये प्रश्न जो है जो मूल निवास का है वो तो खैर शासन स्तर का है, नीतिगत मामला है। लेकिन जहाँ तक अंतर का है तो मूल निवास जब हम लोग शुरुआत में भारत की आज़ादी के बाद जो है, आपको पता होगा कि सन 1950 की कट ऑफ रखी गई थी। पहले 48 की रखी गई थी, फिर 50 में उसको उसके मानते हुए जो लोग थे वो मूल निवासी के रूप में रहे जहाँ रहे। और जो स्थायी निवास है वो वर्तमान में जो शासनादेश उसके हिसाब से होता है कि जिस डेट पे आप आवेदन कर रहे हो उसका पिछला 15 साल, पिछले 15 साल के 2 कोई भी साक्ष्य आपको देने होते हैं कि जो आपको बताएं कि आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं।
मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते हमारे जो युवा उत्तराखंड के हैं उनको कोई टिप्स, कोई संदेश देना चाहें। सबसे पहले तो अपनी इच्छा शक्ति और अपना जो अंदर की भावना है उसको समझ लें। उसके बाद इसकी पूरी पृष्ठभूमि के लिए अपने को तैयार करें। मैं तो ये कहूँगा कि तैयारी करने के लिए आप सबसे पहले बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे सिविल सर्विसेज के लिए वो हैं, उनको आप बार बार देखें और अपने को मानसिक रूप से तैयार कर लें। राइटिंग स्किल का बहुत रोल है। आपको लिखना पड़ेगा, बार बार आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। और क्योंकि आपको सीमा दी जाती है कि आप 50 शब्दों में कहें, 100 शब्दों में कहें, 2 शब्दों में कहें, और बहुत ज़्यादा ज्ञान भी होता है तब भी आपको उसको सीमित शब्दों में रखना होता है। तो वो राइटिंग स्किल से होता है। फिर आपकी कॉपी आपको रिप्रेजेंट करती है, आप नहीं रहते हैं, तो प्रेजेंटेशन जो है बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंटेशन के लिए जो है लिखने का अभ्यास, और लिखने में भी किस तरीके से उसमें ग्राफ, डायग्राम इनका होगा, केस स्टडी का यूज होगा, इन सबको रखना पड़ता है। जब साक्षात्कार होगा तो साक्षात्कार के लिए आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है, और उसमें आप बहुत सामान्य रहिए, जैसे बातचीत आप करते हैं वैसे करते रहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे आप अपने घर में करते हैं वैसे आप बोर्ड में रखिए। मेंस पूरा तैयार कर दो, बिल्कुल गहनता से अध्ययन करके कर लो, फिर उसमें ऑब्जेक्टिव आप बन जाता है। फिर आप प्री की तरफ आ जाओ। फिर प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा, प्री पहली सीढ़ी है। यदि प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस खराब हो जाएगा। तो आपको ये सब तैयारियां साथ साथ करनी पड़ती हैं। साक्षात्कार को बहुत व्यवहारिक रूप से दीजिए, अपनी भावना को बहुत अच्छे रूप में रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो आपका सब सफल रहेगा। किन लोगों को आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। उनकी पुस्तकें भी मैं लगातार पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी जी से मैं बहुत प्रेरित हूँ। उन मतलब अभी भी मुझे गांधी की बहुत सारी किताबें और उनके आंदोलन ये सो मैं बहुत कोट भी करता हूँ जहाँ का मैं लेक्चर देता हूँ, क्योंकि मैं उन दो व्यक्तित्वों को भारत में बहुत मतलब जो है शुरू से जब मैं पढ़ता था और जब मैंने तैयारी की तो उनको बहुत सेंटर करके मैं अपना रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शैलेंद्र सिंह जी, आप हमारे न्यूज़ नेत्रा के स्टूडियो में आए, आपने अपने अनुभव साझा किए। एक शिक्षक के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए आप जो अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो पाठशाला आप चला रहे हैं, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और साथ में आपने युवाओं के लिए जो भी संदेश दिया है उसके लिए युवा जो प्रेरित होंगे। और हमारे जो MD साहब हैं हमारे न्यूज़ नेत्रा के, उनकी तरफ से और हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।